इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी देखिए, कार्बनिक यौगिक बहुत होते हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं। तो इस बहुत सारे कार्बनिक यौगिक को ऐसे अगर एक एक करके एक ही में रटोगे तो समझ में नहीं आता है। तो इसको अगर हम बारी बारी करके ये कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको आप छोटा छोटा पार्ट करके अगर देखा जाए तो इन सभी पार्टों को हम आसानी से जो है समझ सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में करके इसको आसानी से याद कर क्या है। सबसे पहले ये आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक होते क्या है। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, यानी जिनका फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन से मेन तत्व जो है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों में हम कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन, देखिए कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों, यानी कार्बन के यौगिक, जैसे कार्बन के बारे में अध्ययन तो अकार्बनिक रसायन में। इनऑर्गेनिक, देखिए कार्बन के अपर रूप या कार्बन क्या है, कार्बन कैसे होते हैं, इनके कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, अपर रूप कौन कौन से हैं, ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी कार्बन या जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का अध्ययन जो है हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। तो कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में जो कार्बन के यौगिक होते हैं, यानी मेन कार्बन के यौगिक जो होते हैं, कार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं, इन सभी यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाता है। जितने भी यौगिक होते हैं, यानी पूरा यौगिक केमिस्ट्री का जितना भी यौगिक होता है, इन पूरे यौगिक को कंपाउंड्स, इसी को कंपाउंड्स कहा जाता है। पूरे कंपाउंड्स को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो दूसरा भाग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, और इसको हम अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अकार्बनिक यौगिक, यानी जितने भी यौगिक होते हैं, इन सभी यौगिकों को जो है हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं। कंपाउंड में जैसे मान लीजिए H2SO4 है, या जितने भी यौगिक होते हैं, केवल कार्बन उसमें ना हो। कार्बन में जैसे CO2 आ जाता है, CO2 का अध्ययन इसी में हो जाता है। धातु कार्बोनेट जितने होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, उन सब का जो है अध्ययन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितने भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब का अध्ययन जो है आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत सबका अध्ययन कर लेते हैं। केवल कार्बन के यौगिकों को छोड़कर कार्बन का भी अध्ययन यहाँ किया जाता है। यानी कार्बन का भी, यहाँ पे C जो है, यानी कार्बन का भी अध्ययन जो है इसी अकार्बनिक यौगिक में कर लेते हैं। लेकिन इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको छोड़कर, यानी कार्बन के यौगिकों को छोड़कर, यानी कार्बन के यौगिकों को
छोड़कर बाकी सभी का अध्ययन जो है इसमें जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कार्बन के, देखो जहां इनको जो यहाँ छोड़ा गया है उसी का अध्ययन यहाँ किया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य ही होता है, वे यौगिक जिनमें कार्बन अवश्य होता है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो कार्बन से रिलेटेड जितने भी यौगिक होंगे उन सब का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और अकार्बनिक में कार्बन के यौगिक को छोड़ दीजिए तो वहां बाकी सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक कौन होते हैं? ये कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बन के यौगिक यानी जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं उन सबको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम अध्ययन करते हैं। कार्बनिक जो यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक यानी कार्बन के जितने यौगिक होते हैं उन सबको हम कार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, इसी को कहा जाता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरे को कहा जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या इसी को बंद श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले, यानी जितने भी कार्बनिक के यौगिक होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरे को क्लोज चेन कंपाउंड यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक भी, इसी का एक नाम और है समृद्ध श्रृंखला, नाम मेन है, नाम ध्यान रखिएगा। बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक, इसी को समृद्ध श्रृंखला, चक्रीय यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, इसी को अचक्रीय यौगिक का, अथवा एक नाम और है एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड, इसी को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इसमें आते कौन कौन से हैं? जैसे खुली श्रृंखला में मान लीजिए ये आपका है CH4, इसे हम मेथेन कहते हैं, मेथेन। इसी तरीके से CH3 ये है इथेन। इसी तरीके से इसमें और आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन। इसी तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। तो ये सब देखिए इसमें कहीं रिंग तो बन नहीं रहा है, सब जो है खुली, देखिए यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन यहाँ है, दो कार्बन इसमें है, या और भी कार्बन हो सकते हैं। कहने का मतलब एक चक्र, जैसे चक्रीय का मतलब क्या हुआ? एक रिंग। भाई इसमें जैसे रिंग होता है, चक्र होता है,
इसमें कहीं स्टार्टिंग और क्लोजिंग का पॉइंट तो दिखता नहीं है। कार्बन एक दूसरे से एक सर्किल में बंधे होते हैं तो उसी को चक्रीय कहा गया। तो अब यहाँ कहीं सर्किल तो बन नहीं रहा है, तो सर्किल ना बनने के कारण इन्हीं को अचक्रीय यौगिक कहा गया। यानी सर्किल नहीं बन रहा है इसलिए अचक्रीय यौगिक। इन्हीं को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है, यानी अचक्रीय यौगिक को ही एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। और ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। इनकी श्रृंखलाएं जो होती है हमेशा खुली हुई होती है। दूसरा है चक्रीय यौगिक, या इसी को बंद श्रृंखला वाले यौगिक या समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है। अब चक्रीय यौगिक में आप देख रहे हैं इसमें ये साइकिल एक सर्किल बनता है और इस सर्किल बनने के कारण इनको चक्रीय यौगिक कहा गया। दो भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया, यानी चक्रीय यौगिक को भी दो भागों में समचक्रीय यौगिक, इसे कहा जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक जिसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी जो चक्रीय वाले, यानी ये जो है सर्किल बनाते हैं, यानी एक चक्र बनाते हैं, तो चक्रीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया। एक को समचक्रीय यौगिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या इसी को विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को हम ऐसे मान सकते हैं कि इनका जो चक्र होगा, कोई भी चक्र हो, देखो चाहे ऐसे चक्र हो चाहे इस तरीके का चक्र हो, यानी कोई भी चक्र होगा तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट्स नहीं होगा। यानी इन चक्र में, इन सर्किल में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कहीं इसके जुड़ने का स्थान नहीं दिखेगा। आपको कहीं स्थान दिख रहा, नहीं दिख रहा, कहीं इसमें स्थान दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये समचक्रीय, सम मतलब समान, यानी सभी जगह सेम है, तो समचक्रीय। कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अन्य एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स मिल सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है और ये सल्फर। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जुड़ने का स्थान होगा, यानी इस रिंग को कंप्लीट करने के लिए ये लगे होंगे। इनका सर्किल तभी पूरा होगा जब इनमें या तो ऑक्सीजन लगा होगा, या तो नाइट्रोजन लगा होगा, या तो सल्फर लगा होगा। बगैर इन तीनों में से किसी को जोड़े इनका चक्र जो है कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए इन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहा। विषम, सम मतलब समान, समान का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लगे हुए, यानी कार्बन कार्बन का ही मिलकर, कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बने होंगे, तो समचक्रीय होगा। और विषम चक्रीय में इनका चक्र जो बन रहा है वो कार्बन के बीच में कोई अदर एलिमेंट नहीं आ रहा है। और विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन की श्रृंखला में देखो यहाँ नाइट्रोजन मिला है, ये पिरीडीन है, ये पिरीडीन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अदर एलिमेंट्स जो भी होंगे विषम चक्रीय में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सब के जुड़ने में, रिंग कंप्लीट होने में किसी न किसी ONS इन सब का यूज किया गया होगा। बॉन्ड लगा है तो ये है साइक्लोमेथप्रोपेन, ये जो है साइक्लोप्रोपेन है। खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। इन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होगा तृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, इसी को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, यानी जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं
इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो शेष हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस होती है। आप जानते हैं जितने भी कार्बन होते हैं सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 होती है, तो इनको 4 बाड चाहिए इनको, और 4 बाड में जो है ये सिंगल सिंगल यानी कार्बन कार्बन के मध्य में, ये कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध जब होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में आप देख रहे हैं कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में, जैसे ये कार्बन लिखा है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड अवश्य ही पाया जाए, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक को एल्कीन कहा गया, यानी जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा इसे हम एल्कीन कहेंगे, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसे एल्काइन कहा जाता है। देखिए, जहां डबल बॉन्ड होगा उसे एल्कीन कहेंगे, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे एल्काइन कहा जाता है। देखिए, जो समचक्रीय यौगिक होते हैं यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एक को एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? साइक्लिक जो कंपाउंड होंगे इनके जो कैरेक्टर होंगे वो एलिफैटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं, बस केवल ये ओपन चेन में होते हैं, सब खुली श्रृंखला में होते हैं, और ये बंद श्रृंखला में होते हैं। बंद श्रृंखला में ये समचक्रीय है। समचक्रीय मतलब इनका चक्र समान होगा। जैसे ये आपका है मेथ एथप्रोब्यूट, साइक्लोब्यूटेन, इसलिए इनका नाम जो होगा साइक्लोब्यूटेन। ये भी एन होगा और यहाँ पर भी एन होता है। ये भी जो है एलिफैटिक यौगिक होते हैं, ये भी एलिफैटिक यौगिक होता है, बस ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं और ये नॉन साइक्लिक में होता है। जैसे ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड चक्रीय, यानी इनका रिंग जो होगा वो सेम होगा, यानी कहीं पर जोड़ नहीं आएगा, जोड़ आपको नहीं दिखेगा, जैसे अदर ONS जो होते हैं इसमें नहीं मिलेंगे। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें आप कहेंगे? देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, और उन्हीं रूल्स के कारण ही इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ऐसे यौगिक जो 4n+2 पाई रूल्स फॉलो करेंगे उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। जैसे इसका सबसे पहला उदाहरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन जो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करता है। कैसे? जैसे सपोज करिए n के स्थान पे अगर एक 1 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 4 × 1 + 2, तो ये पाई, तो ये जाकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई होता है, तो 1 2 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये बेंजीन रिंग जो है इस रूल्स का फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ये एरोमेटिक यौगिक होगा। ऐसे ही अदर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो सब जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स फॉलो करेंगे तो वे एरोमेटिक कहलाएंगे, और जो इस रूल्स का पालन नहीं करते हैं वो एरोमेटिक नहीं कहलाते हैं। अगर आप विषम चक्रीय यौगिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें आपका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है पिरिडीन।